हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम ग्रेडिंग एवं क्रेडिट प्रणाली के बारे में बात करेंगे कि ग्रेडिंग और क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। इस वीडियो के अंदर हम इसकी अवधारणा, इसके गुण और सीमाओं को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारी परंपरागत शिक्षा प्रणाली में प्रश्न पत्र बनाते समय उसके अंकों का निर्धारण कर दिया जाता है। देखिए, जो हमारी परंपरागत शिक्षा प्रणाली है उसमें हम मूल्यांकन करते हैं पेपर के द्वारा। हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नों का निर्माण करते हैं, बच्चों से रिटन एग्ज़ाम लेते हैं और उसके अंदर हम लोग जो मार्क्स होते हैं, जो अंक होते हैं, वो हम लोग निर्धारित कर देते हैं। जैसे 100 नंबर का पेपर है, 80 नंबर का है, जितने का भी है वो हम लोग निर्धारित कर देते हैं। शैक्षिक उपलब्धि को मापने का सबसे ज़्यादा प्रचलित साधन प्रश्न पत्रों पर आधारित परीक्षा प्रणाली है। तो किसी भी बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि को यदि मापना है तो इसके लिए जो सबसे फेमस जो तरीका है वो क्या है कि प्रश्न पत्रों पर आधारित परीक्षा ली जाए। प्रश्नों व अंकों के बीच में क्या है, सीधा संबंध होता है। हर एक प्रश्न के लिए अंक जो है पहले से ही फिक्स होते हैं कि भाई ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का है, ये 20 नंबर का है। परीक्षक उत्तर पुस्तिकाएं जांचते समय निर्धारित अंकों के हिसाब से मूल्यांकन करता है। अब कोई टीचर है जो पेपर को चेक करेगा बाद में, तो वो हर एक क्वेश्चन को देखेगा और उस क्वेश्चन के लिए जितने अंक निर्धारित होंगे उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन करके उसके नंबर देगा। बालकों को पास या फेल इन्हीं नंबरों के आधार पर किया जाता है। पेपर में बच्चे के जितने नंबर आए हैं उसी के हिसाब से बच्चा पास होगा, उसी के हिसाब से बच्चा फेल होगा। अब कक्षा के अंदर प्रथम द्वितीय अब कक्षा के अंदर जैसे प्रथम द्वितीय या कोई अन्य उपलब्धि होती है कि भाई ये बच्चा फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है, ये थर्ड आया है। उपलब्धि मापने का सामान्य और प्रचलित तरीका जो परीक्षा में अंक ही है, मतलब जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा अंक आएंगे वो फर्स्ट हो गया, जिसके सेकंड नंबर पर आएंगे वो सेकंड हो गया। ऐसे हम लोग जो है बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। तो ये जो है ये मेथड पुराना मेथड है। यहाँ तक ये जितनी चीज़ें हम पढ़ रही हैं ये सारी परंपरागत तरीके हैं। ये अब कुछ समय से क्या है, ये जो व्यवस्था है इसका विरोध दिखाई देने लगा है। जो शिक्षाविद हैं, मनोवैज्ञानिकों हैं, अब जो शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक हैं उनका मानना यह है कि जो ये अंक वाला जो सिस्टम है ना, इसने बच्चों को मशीन बना दिया है। इसके अतिरिक्त इस अंक प्रणाली में एक एक अंक का इसमें महत्व होता है। एक अंक से बच्चा फेल भी हो सकता है और एक अंक से बच्चा पास भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक एक नंबर से इसमें बच्चा पास या फेल हो सकता है। अब उदाहरण दे रखा है यहाँ पर कि पास होने के लिए यदि 100 में से 33 अंक लेने हैं। अब दो बच्चे हैं, एक बच्चे के 32 नंबर आए हैं, एक के 33 आए हैं। 32 वाले को हम लोग फेल मानेंगे और 33 वाले को हम लोग पास मानेंगे। तो एक अंक के अंतर के कारण एक बच्चा उसी क्लास में 1 साल और पढ़ेगा, जबकि जो 33 वाला है वो अगली कक्षा में चला जाएगा। तो एक अंक ने दोनों बालकों के शिक्षण जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। अब क्या जो दोनों बच्चे थे उनमें इतना डिफरेंस था जितना हमने परीक्षा को देखकर उनके नंबरों को दिया है, क्या असल में भी उन दोनों बच्चों के अंदर इतना ही अंतर था? शायद ऐसा नहीं भी हो, क्या पता ऐसा ना हो। अब इसी तरह से एक अंक से बच्चे फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं। इन बच्चों का जो निर्धारण है ये किया जाता है। इसीलिए आधुनिक दौर में कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने यह सुझाव दिया है कि जो अंकों का सिस्टम है इसको ख़त्म करके इसकी जगह पर ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो लागू किया जाए। अब ग्रेडिंग में नंबर की जगह अल्फ़ाबेट दिए जाएंगे या कोड उसमें दिए जाएंगे, जैसे A B C D
ओ सबसे जो बेस्ट होता है, जिसके 80% से ऊपर आते हैं या 80 से ऊपर आते हैं, उसको ओ दिया जाता है। या हम लोग अपनी जो डिग्री या डिप्लोमा या 10th 12th की मार्कशीट देखते हैं, वहाँ पर भी ग्रेडिंग सिस्टम होता है। वहाँ पर जीपीए या सीजीपीए लिखा हुआ होता है, तो वो भी क्या है, एक तरह से ग्रेडिंग सिस्टम ही है। ग्रेडिंग प्रणाली, देखिए इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था, अब हम लोग इसको जानेंगे। आज प्रमाणिक मूल्यांकन प्रणाली के साथ साथ अंक मूल्यांकन के स्थान पर ग्रेडिंग सिस्टम को स्वीकार किया गया है। अंक जो है वो मूल्यांकन परीक्षा में 1 से 100 तक अंकों का मूल्यांकन किया जाता है। जो अंक वाला इवैल्यूएशन सिस्टम है उसमें नंबर दिए जाते हैं 1 से 100 तक। जो परीक्षक है और विद्यार्थी हैं, दोनों को एक एक अंक प्रमाणित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बच्चे को भी और टीचर को भी, जो एग्जाम को चेक करेगा उसको भी एक एक नंबर देकर देने पड़ते हैं। तो बालक एक एक अंक के अंतर के कारण बच्चे इसमें टेंशन लेते हैं। परीक्षक भी एक एक अंक का स्पष्टीकरण देने में, प्रामाणिक उत्तर देने में असमर्थ होता है। इसीलिए विद्यार्थियों और अध्यापकों की एक एक अंक की जो चिंता है, इसको दूर करने के लिए अथवा विद्यार्थियों और अध्यापकों में प्राप्त अंक के कारण जो मतभेद की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए मूल्यांकन में जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो अपनाया जा रहा है। अब ग्रेडिंग सिस्टम जो है उसको निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। अब ग्रेडिंग कैसे दी जाएगी, देखिए। अब 80% से अधिक जिस बच्चे ने स्कोर किया है उसको सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखकर उसको ओ ग्रेड दी जाएगी। ओ का अर्थ होता है उत्कृष्ट। फिर देखिए 60 से 80% के बीच में जिस बच्चे के नंबर आए हैं उसको ए प्लस ग्रेड दी जाएगी, उसको बहुत अच्छा उसको कहा जाएगा। और 50 से 60 के बीच में जिसके अंक होंगे उसको ए ग्रेड दी जाएगी, ए का मतलब अच्छा। और 33 वाला पास होता है, 33 से 50 के बीच में जिसके आएंगे उसको दी जाएगी बी ग्रेड। और 20 से 33 के बीच में जिसको नंबर आएंगे उसको सी दी जाएगी। और 20% से कम जिसके मार्क्स आएंगे उनको कमजोर या मंद बुद्धि वाले बच्चे कहे जाएंगे, उनको डी ग्रेड दी जाएगी। तो यहाँ पर टोटल 6 ग्रेड हमने देखी हैं। तो ओ है, फिर ए प्लस है या प्लस ए बी सी डी, ऐसे ग्रेड दी जाएगी। इस तरह 100 अंकों का अंतर स्पष्ट करने की अपेक्षा कुल, देखिए यहाँ पर हमने 6 कैटेगरी बनाई है। अब एक बच्चों के कोई बच्चा है, मान लीजिए उसके 80 से 100 के बीच में नंबर आए हैं, अलग अलग बच्चों के, किसी के 81 आ गए, किसी के 82, किसी के 98, तो ग्रेड तो ओ ही मिलेगी ना किसी को। मतलब इस कैटेगरी के अंदर मान लो 20 में 20 का डिफरेंस है यहाँ पर, 20 मार्क्स का, तो कितने भी ले लो 80 से एक, मतलब एक ज़्यादा हो, 2 ज़्यादा, 10 ज़्यादा, 20 ज़्यादा, ग्रेड मिलेगी ओ। तो 6 श्रेणियों में बांटकर प्रामाणिक मूल्यांकन प्रणाली को प्रस्तुत किया गया, जो कि बहुत सरल, स्पष्ट, न्यायोचित और निष्पक्ष सिद्ध हो रही है। अब हम लोग इसके एडवांटेजेस देखेंगे कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है इसके क्या फायदे हैं। तो ग्रेडिंग परीक्षा प्रणाली के मुख्य लाभों को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। पहला है कि इससे क्या होता है, अध्यापक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया को जांचने और सुधारने के लिए अवसर मिलता है। अब जब टीचर मूल्यांकन करेगा तो टीचर को भी पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या कमी रही है। फिर बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञान हो जाता है। और जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स हैं,
इस तरह के मूल्यांकन से उनको बच्चों के विकास और सहभागी क्रियाओं का पता चल जाता है। इस तरह के मूल्यांकन से अभिभावकों और समाज इन दोनों को, जो संस्था है उसकी क्या प्रगति है और उसने क्या क्या गतिविधियां कराई हैं, इनका भी पता चल जाता है। इसके बाद आगे है शिक्षण में जो त्रुटियां हैं उनको हम लोग इसकी सहायता से दूर कर सकते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों की रुचि और इच्छा अनुसार पाठ को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। मान लीजिए टीचर ने एक बार इसके जरिए मूल्यांकन करा, फिर टीचर को ये भी तो पता चल जाएगा कि भाई बच्चों का किस चीज़ में इंटरेस्ट है और उनकी इच्छा अनुसार फिर अपनी प्लानिंग टीचर करेगा। अध्यापक इससे विद्यार्थियों की समस्या और बाधाओं को दूर करके शिक्षण सुविधाएं प्रदान करने का सफल प्रयास करता है। अध्यापक अपनी खुद की कमियां भी इससे देख सकता है और कुशल अध्यापक बनने का प्रयास करता है। इससे क्या होता है, छात्रों और अध्यापकों में पारस्परिक संबंधता जो होती है उसमें घनिष्ठता आती है। इसके बाद हम देखते हैं क्रेडिट प्रणाली, क्रेडिट सिस्टम। उपरोक्त ग्रेडिंग जो थी उसमें हमने 100 नंबरों के 6 ग्रुप हमने बनाए थे और उन ग्रुप के हिसाब से हमने बच्चों को उत्कृष्ट है, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य, सामान्य से कम तथा कमजोर, इन ग्रेडों में हमने बांटा था। अब जो क्रेडिट प्रणाली है उसके माध्यम से इनकी वैल्यू हम निकालते हैं। जो प्राप्त ज्ञान है उसको क्रेडिट पॉइंट कहा जाता है। इसको क्रेडिट पॉइंट कहा जाता है। क्रेडिट मान निकालने के लिए आमतौर पर 100 अंकों के समूह को देखिए 9 ग्रेड में हम लोग विभाजित इसको कर देते हैं। ग्रेड की संख्या अलग अलग भी हो सकती है। इस क्रेडिट प्रणाली से बालक के अधिगम स्तर को एक तरह से आंकड़ों में हम लोग माप सकते हैं। तो यह प्रणाली अंक निकालने की जो प्रतिशत वाली विधि है उससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत नज़दीक के बालक को लगभग समान क्रेडिट इसमें मिलता है और नीचे एक टेबल दी गई है उसके जरिए हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए 20 तक इसको लेकर चले हैं हमने, अलग अलग इसमें रेंज इसकी सेट की हुई है। तो शुरू में जो 0 से 20 है उसकी एक अलग रेंज है और 21 से 32 की अलग है। ये दोनों फेल वालों की आप लगा सकते हैं, 33 वाला पास होता है। आपको करना क्या है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चलेंगे 41, 51, 61, 71, 81 और 91, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। फिर हम लोग इसको A1, A2, B1, B2, C1, C2, D वाला वो होगा जो बिल्कुल पॉइंटों में पास हुआ, ये हम इसको कह सकते हैं। फिर E1 और E2, फिर इनकी वैल्यू देखिए यहाँ पे 100 है तो 10 लिख लिया, 90 है तो 9, इनके ये जो आंकड़े हैं 90, 70, 80, 60, 50, इनके पीछे से हमें केवल पॉइंट हटानी है, तो ये जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम लोग इसके फायदे देखते हैं, इसके क्या लाभ हैं क्रेडिट आधारित प्रणाली के। मुख्य यहाँ पर ये लाभ आएगा, 2 मिसप्रिंट है इसमें, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इससे क्या होता है, परीक्षा प्रणाली में एक रूपता आती है। एक रूपता कैसे आएगी, अब मान लो किसी को A1 ग्रेड मिली है, तो A1 का मतलब है कि भाई उसके 91 से 100 के बीच में आए हैं, तो एक रूपता तो हो गई। हमने या तो हम मान लो 91, 92, 93, 94, 95, 100 तक अलग 10, 5-6 बच्चे हो गए मान लो। एक तो हम उनको अलग अलग मार्क्स दे, हम उनको इकट्ठी एक ही ग्रेड दे दे A1, तो एक रूपता आई ना उससे। फिर इस प्रणाली के अंतर्गत शिक्षण अधिगम के समस्त रूपों को शामिल किया जाता है, इसीलिए परीक्षा प्रणाली में समग्रता लाने में भी ये सक्षम है। विद्यार्थी ये चाइल्ड सेंटर्ड है पूरी तरह से। इससे विद्यार्थियों से संबंधित प्रत्येक आवश्यकता के विषय में उनकी रुचियां या योग्यताओं के साथ साथ पता चल जाता है।
मतलब बच्चे की जो ज़रूरत है उसका हमें उसकी रुचि, योग्यता इसके साथ-साथ पता चल जाता है कि बच्चे की ज़रूरत क्या है। तुलनात्मक रूप से भी ये ज़्यादा विश्वसनीय तकनीक है। विद्यार्थी को अगली श्रेणी में केवल उस स्थिति में भेजा जाता है यदि वह अपनी कक्षा में कम से कम निर्धारित क्रेडिट प्राप्त कर लेता है। तो फिक्स है कि भाई मान लो 33 वाला पास है, 33 से 40, तो उसकी जो ग्रेड है वो बच्चे को जब तक नहीं लेंगे तब तक आगे वाली नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएंगे। यह प्रणाली दूसरी प्रणालियों से ज़्यादा प्रामाणिक है। जब यदि कोई विद्यार्थी किसी कोर्स में अच्छा क्रेडिट प्राप्त करता है तो उसमें स्वतः ही प्रोत्साहन भर देता है। तो क्रेडिट जो है वो खुद ही बच्चे के अंदर प्रोत्साहन भर देता है। अब हम लोग इसके कुछ दोष देखेंगे, इसकी क्या क्या कमियां हैं। तो एक तो ये है कि ये काफ़ी महंगी है। दूसरा, टीचर के ऊपर काम का ज़्यादा बोझ इसमें बढ़ जाता है। नई विधि है ये और इसको आत्मसात करने में भी मुश्किल है। और सफलता के दृष्टिकोण में इसका महत्व है, ये पॉइंट ऊपर वाले में आएगा। अध्यापक द्वारा पक्षपात, देखिए टीचर इसमें पक्षपात भी कर सकता है और उपहार प्रथा का इसमें जन्म होता है। और अधिगम शिक्षण के लिए समय की सीमा होती है इसमें, जो कि एक बाधा है। मतलब अधिगम शिक्षण के लिए समय की कमी होती है, ये भी एक बाधा है। इसके बाद हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। ग्रेडिंग और क्रेडिट मूल्यांकन से अभिभावकों और समाज, इनको क्या है, विद्यार्थियों और जो संस्था है उसके राष्ट्रीय विकास में सहयोग और भावनाओं का पता लगेगा कि जो संस्थाएं और विद्यार्थी हैं समाज और राष्ट्र के प्रति कितने समर्पित हैं। इससे विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी उपलब्धियों एवं प्रक्रियाओं का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने ग्रेडिंग और क्रेडिट सिस्टम के बारे में बात की है। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।